नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं जो खबर गोरखपुर से आ रही है। आपको बता दें, सीएम योगी का आज 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा है, जहां वो साप्ताहिक पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल होंगे। महंत दिग्विजय नाथ की आज 95वीं पुण्यतिथि कार्यक्रम है, जहां ब्रह्मलीन महंत अवैध नाथ की 10वीं पुण्यतिथि पर यह कार्यक्रम होगा। आपको बता दें कि गोरख पीठाधीश्वर के देखरेख में यह सारा कार्यक्रम किया जाएगा। वहीं सीएम की मौजूदगी में श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ होगा। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरा पर पहुंचेंगे गोरखपुर, जहां वो साप्ताहिक पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपको बता दें कि महंत दिग्विजय नाथ की आज 95वीं पुण्यतिथि कार्यक्रम है। इसके साथ ही अवैध नाथ की आज 10वीं पुण्यतिथि कार्यक्रम होगी। आपको बता दें कि गोरख पीठाधीश्वर के देखरेख में यह सारा कार्यक्रम किया जाएगा। वहीं सीएम की मौजूदगी में श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ किया जाएगा। तो गोरखपुर दौरे पर आज सीएम योगी जाएंगे। ये 2 दिवसीय दौरा रहेगा उनका, जिसमें वो साप्ताहिक पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल होंगे। आज 95वें पुण्यतिथि कार्यक्रम है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। इसके साथ ही गोरख पीठाधीश्वर के देखरेख में ये सारा कार्यक्रम किया जाएगा। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ के मौजूदगी में श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ भी किया जाएगा। तो गोरखपुर से खबर, जहां आज 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। इस दौरान वो अपने दोनों गुरुओं को उनकी पुण्यतिथि में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। साप्ताहिक पुण्यतिथि कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। महंत दिग्विजय नाथ की 55वीं पुण्यतिथि कार्यक्रम में ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की 10वीं पुण्यतिथि कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे। तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ गोरखपुर से अवनीश मणि त्रिपाठी जुड़ गए हैं। अवनीश, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है सीएम योगी आदित्यनाथ का आज? योगी आदित्यनाथ महाराज का 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा है। आज जो है वो सबसे पहले विश्वविद्यालय गोरखपुर पहुंचेंगे, जहां पे एक गोष्ठी का कार्यक्रम किया जाएगा, जहां पे बतौर मुख्य अतिथि वो रहेंगे। वहीं दोपहर बाद जो है गोरखनाथ मंदिर में जो है अवैधनाथ और दिग्विजय नाथ की ब्रह्मलीन प्रतिमा की पूजा की जाएगी और उनकी आज पुण्यतिथि है, उसको धूमधाम से मनाया जाएगा। इस अवसर पे जो है मुख्यमंत्री महोदय की देखरेख में सारा कार्यक्रम किया जाएगा। बिल्कुल अवनीश, ये भी खबर सामने आ रही है कि आज श्रीमद् भागवत का भी कार्यक्रम जो है वो भी रखा गया है, तो वो कितने बजे से शुरू होगा? पुण्यतिथि के अवसर पे जो है हर वर्ष के बाद इस वर्ष भी जो है देर शाम जो है श्रीमद् भागवत की कथा जो है कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और इस कार्यक्रम का समावेशन देर शाम से किया जाएगा। तो अवनीश, क्योंकि 2 दिवसीय सीएम योगी आदित्यनाथ का ये दौरा है, पहले तो वो अपने दोनों गुरुओं को श्रद्धांजलि देंगे, पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही अवनीश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, कुछ और कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ का इसके साथ? नहीं, अभी और कोई कार्यक्रम नहीं है। आज पुण्यतिथि का कार्यक्रम है। विश्वविद्यालय में गोष्ठी के कार्यक्रम में जो है मुख्यमंत्री महोदय मुख्य अतिथि बतौर रहेंगे। साथ ही जो है आज पुण्यतिथि के कार्यक्रम को लेकर किस तरह से तैयारियां? अगर तैयारियों की बात करें तो पूरे गोरखनाथ मंदिर को जो है जैसे आपने देखा होगा होली, दीपावली, दशहरे में सजा दिया जाता है, उसी तरीके से पूरे गोरखनाथ मंदिर परिसर को सजा दिया गया है और प्रशासनिक व्यवस्था 4 चौबस कर दी गया है। गोरखनाथ मंदिर से लेकर के गोरखपुर विश्वविद्यालय करीब गोरखपुर से जो है करीब 10 किलोमीटर दूरी से ही प्रशासनिक व्यवस्था 4 चौबस कर दी गई है। यातायात मार्ग ट्रैफिक एसपी भी लगातार जो युद्ध स्तर पे लगे हुए, एडीजी जोन भी लगातार जो है पुलिस बल को देख रहे हैं। तो ये माना जाता है कि मुख्यमंत्री महोदय जिले पे जब भी रहते हैं तो प्रशासनिक व्यवस्था 4 चौबस रहती है और गोरखपुर को पूरे सुंदर तरीके से सजा दिया जाता है। आप चूंकि आज पुण्यतिथि का भी कार्यक्रम है और इस अवसर पे जो है बीजेपी के तमाम दिग्गज कार्यकर्ता और सांसद, विधायक, मंत्री भी मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, अभी आपने बोला कि बहुत सारे गेस्ट वहां पहुंचने वाले, तो कोई ऐसा गेस्ट जो महंतों में सबसे महत्वपूर्ण हो, वो कोई पहुंचने वाला हो, ऐसी कोई जानकारी? नहीं, ऐसी कोई जानकारी नहीं। निरंतर जैसे सांसद रवि किशन रहेंगे, डुमरियागंज सांसद रहेंगे, विधायक ग्रामीण रहेंगे
चौरी चौरा विधायक रहेंगे। तो तमाम ऐसे जो विधायक सांसद अगल बगल के जो 10 जिले के जो हैं वो इस अवसर पर मुख्य रूप से मौजूद रहेंगे। साथ ही गोरखपुर के लोग जो है लगभग वहां मौजूद रहेंगे, क्योंकि आज पुण्यतिथि का कार्यक्रम है और लगभग लोग जो है महंत अवैधनाथ और ब्रह्मलीन तो जो है आज पुण्यतिथि के अवसर पे जो है उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें। क्योंकि अवनीश, सीएम योगी आदित्यनाथ आज पहुंच रहे हैं और साथ ही पुण्यतिथि का कार्यक्रम है जिसमें वो शामिल होंगे, अपने दोनों गुरुओं को श्रद्धांजलि एक तरह से देंगे। ऐसे में इस कार्यक्रम को भव्य रूप देने की किस तरह से कोशिश? चूंकि हर वर्ष की बात इस वर्ष भी जो इस कार्यक्रम का जो है किया गया है, वहीं उत्तर प्रदेश के मुखिया आज पहुंचेंगे, अपने दोनों गुरुओं को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। श्रद्धांजलि अर्पित के बाद जो है श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है और वहीं 108 पंडितों को जो है भोजन पूजा अर्चना की भी व्यवस्थाएं की गई हैं। क्योंकि हर वर्ष के बाद इस वर्ष भी मुख्यमंत्री महोदय जो है कुछ न कुछ दान पुण्य का जो कार्यक्रम रखते हैं उस कार्यक्रम को रखा जाएगा। बिल्कुल अवनीश, अभी आपने बताया कि 2 दिवसीय दौरे पर रहने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, तो आज के कार्यक्रम के बाद कल का उनका कोई कार्यक्रम? कल के कार्यक्रम की अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आज का जो कार्यक्रम है, आज विश्वविद्यालय में कार्यक्रम रहेगा, वहीं गोरखनाथ मंदिर कार्यक्रम रहेगा। तो इन 2 कार्यक्रम की जानकारी जो है अभी है। बिल्कुल, यानी आज का गोरखपुर दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का काफी ज्यादा खास, अपने दोनों गुरुओं को आज श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, उनके पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल होंगे। अवनीश, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, खबर लखनऊ से आपको बता दें, जहां 29 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। तो 29 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं, कई जिलों के डीएम बदले गए हैं। डीपी सिंह जिलाधिकारी शाहजहांपुर बनाए गए हैं। डीएम बुलंदशहर सीपी सिंह का तबादला निरस्त कर दिया गया है। वहीं लखनऊ डीएम सूर्यपाल गंगवार का भी तबादला निरस्त किया गया है। गंगवार लखनऊ डीएम बने रहेंगे। तो 29 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं, 13 जिलों के जिलाधिकारी बदले गए हैं। 29 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, कई जिलों के डीएम इस दौरान बदले गए हैं। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से तबादला एक्सप्रेस चली है। हालांकि इससे पहले भी कई आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए थे। 29 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं और कई जिलों के जिलाधिकारी बदले गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ का। मोहम्मद आसिफ, एक बार फिर से तबादला एक्सप्रेस चली है, कई आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, साथ ही 13 जिलों के जिलाधिकारियों को बदला गया है, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, जिस तरह से योगी सरकार लगातार चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है और साथ ही साथ आम जनता की समस्याओं को लेकर जो अधिकारी गंभीर नहीं है उन पर भी नजर रखी जा रही है। और जिस तरह से यूपी में देर रात 29 आईएएस अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया, साथ ही साथ 13 जिलों के डीएम भी बदल दिए गए, तो यह बड़ी कार्रवाई है योगी सरकार की। और इसमें कुछ ऐसे भी डीएम है जो शासन की मंशानुरूप काम नहीं कर रहे थे, चाहे श्री इंदुमती का मामला ले लिया जाए, वह जिलाधिकारी फतेहपुर थी, उनको गन्ना संस्थान का सचिव बनाया गया है। इसके साथ साथ उमेश सिंह को नगर से हटाकर जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर की तैनाती दी गई है। वहीं अगर बात करें अविनाश कृष्ण सिंह की, तो मैनपुरी से उनको हटाकर अब प्रभारी महानिदेशक प्राविधिक शिक्षा का चार्ज सौंपा गया है। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि कई अधिकारियों से अहम जिम्मेदारी योगी सरकार ने छीनी भी है और कई डीएम को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। जी बिल्कुल आसिफ, क्योंकि यूपी सरकार में इतना बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है, तो इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? देखिए प्रज्ञा, जिस तरह से योगी सरकार लगातार जनता की समस्याओं को लेकर एक्टिव है और साथ ही साथ जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बड़ा झटका भी बीजेपी को लगा था और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ग्राउंड जीरो पर उतरे थे, उन्होंने फीडबैक लिया, लगातार बैठक का दौर चल रहा है और आने वाले चुनाव में भी पूरी पकड़ बनानी है। जो अधिकारी और अफसर जनता की समस्याओं के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं उन पर कार्रवाई भी की जा रही है, हटाया भी जा रहा है। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि योगी सरकार एक मैसेज देना चाहिए कि किसी भी
अधिकारी ने गलती की तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, और जो अधिकारी अच्छा काम करते हैं उनको जो है अहम जिम्मेदारी दी जाएगी, उनका सम्मान बढ़ाया जाएगा। खास बात ये भी मोहम्मद आसिफ, जिन 13 जिलों के जिलाधिकारियों को बदला गया है उनमें मैनपुरी और प्रयागराज भी शामिल है, जहां उपचुनाव भी होना है। ऐसे में उपचुनाव के लिहाज से किस तरह से इसे देखें? देखिए, एक बिसात भी बिछानी है योगी सरकार को। जो अधिकारी भरोसेमंद हैं उनको सेट भी करना है, ऐसा कहा जा रहा है। और जिस तरह से समाजवादी के गढ़ या मैनपुरी में डीएम बदल दिए गए हैं, यहाँ पर अब अंजनी कुमार सिंह को चार्ज सौंपा गया है। अंजनी कुमार सिंह निदेशक राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद में तैनात थे। और वहीं अगर बात करें हाथरस की, तो हाथरस में जो हादसा हुआ था उसको लेकर कहीं न कहीं सरकार की किरकिरी भी हुई थी, तो आशीष कुमार को हाथरस से हटा दिया गया है। उन्हें विशेष सचिव स्टाम्प रजिस्ट्रेशन विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा मेरठ की बात करें तो यहाँ पर अमित पाल को हटाकर उन्हें उपाध्यक्ष प्रयागराज विकास प्राधिकरण भेजा गया है। कहने का मतलब है कि इनसे कहीं न कहीं इनके बिल्कुल, यानी यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, कई जिलों के जिलाधिकारियों को बदला गया है और अब किस तरह से किसको नई जिम्मेदारी मिली है, किस तरह से जो नए जिलाधिकारी हैं वो चार्ज संभालते हैं, उस पर सभी की निगाहें वो वक्त बताएगा। मोहम्मद आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। बता दें, सपा कार्यालय में सुबह 11 बजे से यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। मंगेश यादव के परिवार से मिल चुके हैं अखिलेश यादव, जिसके बाद से आज वो सपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव इससे पहले मंगेश यादव के परिवार से मुलाकात की थी, उनसे हालचाल जाना था, जिसके बाद से आज सुबह 11 बजे के आसपास वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। मंगेश यादव के परिवार से मुलाकात के बाद ये अखिलेश यादव का पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। तो आज अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। सपा कार्यालय में सुबह 11 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। वहीं मंगेश यादव के परिवार से मुलाकात करने के बाद ये अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। आपको बता दें कि मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ था, जिसके बाद से लगातार ये सियासी माहौल बनता जा रहा है। अखिलेश यादव लगातार इस पे सियासी खेल कर रहे हैं, वो लगातार उनके परिवार से मिल रहे हैं और विपक्ष पार्टियों पर लगातार हमलावर भी हो रहे हैं। उनका कहना है कि क्योंकि मंगेश यादव जो था वो यादव जाति से बिलोंग करता था, शायद इसलिए उसका एनकाउंटर किया गया था। वही इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मोहम्मद आसिफ लगातार बने हुए हैं। मोहम्मद आसिफ, क्या कुछ जानकारी है? सपा अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। प्रज्ञा, आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कहा जा रहा है कि मंगेश यादव के मुद्दे को अब वह और भी आगे ले जाना चाहते हैं, क्योंकि कल ही मंगेश यादव की मां, पिता और बहन से उन्होंने मुलाकात किया था और एक निशाना साधा था कि योगी सरकार ने एनकाउंटर के बहाने यादव समाज के लड़के यानी कि मंगेश यादव का एनकाउंटर कर दिया था। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीडीए फार्मूले को मजबूत करने के लिए भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव वार्ता करेंगे, जो मास्टर प्लान है। इसके अलावा सूत्रों का यह दावा है कि जिस तरह से फोन उठाने न उठाने को लेकर बसपा प्रमुख मायावती के बीच सियासी वार और पलटवार चल रहा है, इसका भी जवाब सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज मीडिया के सामने चर्चा करेंगे और बड़ा बयान दे सकते हैं। इसके अलावा जिस तरह से मंगेश यादव एनकाउंटर को लेकर कहीं न कहीं सियासत भी गर्म हो गई है। एक तरफ जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव योगी सरकार और यूपी पुलिस पर तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं, वहीं अगर बात की जाए तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपने विपक्षियों से भी पूरी तरह से घेरते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से चाहे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की बात करें या फिर ओम प्रकाश राजभर जो कैबिनेट मंत्री हैं उनकी बात करें, संजय निषाद की बात करें, तो यह सभी ऐसे मंत्री हैं जो लगातार हमला बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि यादव समाज का होने के चलते सपा प्रमुख अखिलेश यादव जो है मामले को तूल ले रहे हैं। अभी इसके पहले मुस्लिम समाज के एक बदमाश का एनकाउंटर हुआ था, तो उस पर इतनी हाय तौबा नहीं मची थी।
तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जिस तरह से अब मंगेश यादव मामला पूरी तरह से सियासी मुद्दा बन चुका है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े हमले भी कर सकते हैं और साथ ही साथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव की उपचुनाव को लेकर जो तैयारी चल रही है उसके बारे में भी पूरी चर्चा कर सकते हैं। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से मंगेश यादव एनकाउंटर को लेकर लगातार यूपी में सियासी तापमान हाई है, इससे पहले योगी आदित्यनाथ भी इस एनकाउंटर को लेकर अपना स्पष्टीकरण दे चुके हैं, समाजवादी पार्टी पर निशाना भी साधा। उसके बाद अखिलेश यादव मंगेश यादव के जो परिवार वाले हैं उनसे मुलाकात करते हैं और अब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्या माना जाए, क्या पूरी तरह से इस मुद्दे को सियासी रंग देने की कोशिश? देखिए, मंगेश यादव एनकाउंटर मामला पूरी तरह से सियासी मुद्दा बन चुका है। सपा का डेलीगेशन भी पहुंचा था मंगेश के घर और खुद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने फोन पर बातचीत की थी और कल ही मंगेश यादव के घर वाले से मुलाकात किया और बड़ा हमला भी बोला। तो कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव ने पूरी तरह से इस मामले को तोड़ दिया है। उन्हें कहीं ना कहीं यह लग रहा है कि पीडीए का यह अभ्यर्थी जो है कहीं न कहीं उनकी सियासी जो समीकरण है उसमें बड़ा फायदा भी पहुंचा सकता है, क्योंकि रिया चाहे जो भी मामला हो, समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो, कोई ऐसा मुद्दा भुनाने से पीछे नहीं हटना चाहती है जिसमें उसका फायदा न हो। और इस मुद्दे को लेकर भी बिल्कुल आसिफ, क्योंकि अब देखना होगा कि मंगेश के परिवार से मिलने के बाद अखिलेश यादव क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आसिफ इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गंगा और यमुना का जल स्तर बढ़ गया है। संगम का पूरा इलाका जलमग्न हो गया है। वहीं लेटे हनुमान मंदिर में दूसरी बार पानी हनुमान मंदिर का कपाट किया गया है। तो आपको बता दें कि महंत बलबीर गिरी ने विधि विधान से पूजा की थी, जिसके बाद कुंभ को लेकर संगम इलाके में ये विकास कार्य हो रहा था। लेकिन वहीं आज जल स्तर बढ़ गया है। लेटे हनुमान मंदिर में दूसरी बार जो जल स्तर है वो बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है। गंगा यमुना का जल स्तर बढ़ गया है। संगम का पूरा इलाका जो है वो जलमग्न हो गया है। वहीं लेटे हनुमान मंदिर में दूसरी बार ये पानी पहुंच चुका है। बताया जा रहा है कि हनुमान मंदिर का जो कपाट है उसे बंद कर दिया गया है। वहीं महंत बलबीर गिरी ने विधि विधान से इससे पहले पूजा की थी। कुंभ को लेकर संगम इलाके में ये विकास कार्य हो रहा था। तो संगम का पूरा इलाका जलमग्न हो गया है। प्रयागराज के गंगा और यमुना में जलस्तर बढ़ चुके हैं। वहीं गंगा का पूरा इलाका जो है वो जलमग्न हो गया है। इसके साथ ही लेटे हुए हनुमान मंदिर में दूसरी बार ये पानी पहुंच चुका है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ शोएब रिजवी जुड़ चुके हैं। शोएब, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, क्योंकि कई जगहों पर इस बार बारिश बहुत ज्यादा हुई और वहाँ के जल स्तर जो बढ़े हैं उसका असर अब संगम नगरी में दोबारा दूसरी बार देखना पड़ा। हालांकि अगस्त में जल स्तर जब बढ़ा था तो मां गंगा ने लेटे हनुमान जी को स्नान कराया था, लेकिन अब इस साल ही दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि सितंबर महीने में दोबारा जल स्तर बहुत तेजी से बढ़ा है। कल से आज तक में जिस तरह से तेजी से बढ़ा है उसका नतीजा ये हुआ कि एक बार फिर जो लेटे हनुमान जी देश का प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है वहाँ पे माँ गंगा पहुँच चुकी हैं। हालांकि अगर परंपरा और आस्था के हिसाब से देखें तो ऐसा माना जाता है कि ये माँ गंगा जो है वो लेटे हनुमान जी को स्नान कराने आती हैं, उनको आशीर्वाद देने आती हैं। उस परंपरा के हिसाब से ये कहा जा सकता है। लेकिन जो निचले इलाके हैं वहाँ पे तेजी से जलस्तर बढ़ रहा है। ये जरूर है कि ये जलस्तर एक दो दिन में धीमा पड़ेगा, लेकिन इस बीच में जो निचला इलाका है वहाँ जरूर जल भराव हो चुका है। जो निचले इलाके में रहने वाले लोग हैं उनको परेशानी हो सकती है। जिस तरह से गंगा और यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, बारिश से लोगों को भी काफी ज्यादा परेशानी हो रही है और जैसा आपने भी कहा कि निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो सकते हैं, प्रशासन की किस तरह से तैयारी, किस तरह से लोगों को अलर्ट किया जा रहा है? देखिए, प्रशासन क्योंकि ये इसी साल इससे पहले अगस्त महीने में ये हालात बन चुके हैं
इसलिए प्रशासन को कहीं ना कहीं तैयारी करने में ज्यादा दिक्कत इसलिए भी नहीं होगी क्योंकि ज्यादातर सालों में इस तरह की चीजें होती हैं। इस बार ये जरूर है कि दूसरी बार फिर से जल स्तर बढ़ने के बाद इस तरह की स्थितियां बनी है। थोड़ी दिक्कत ये जरूर है क्योंकि इस बार महाकुंभ हो रहा है 2025 का, जिसकी तैयारियां जोरों पर चल रही है। 31 अक्टूबर तक जो पक्के काम है उसकी डेडलाइन भी घोषित है, 31 अक्टूबर तक के कार्य कराए जाएंगे। लेकिन अब जिस तरह से जल स्तर बढ़ा है, उस इलाके में जिस तरह से पानी बहुत ज्यादा संख्या में पहुंच चुका है, तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं उन कामों में कितना असर पड़ता है, क्या विलंब होता है, ये जरूर देखने वाली बात होगी। क्योंकि जब तक जल स्तर नीचे नहीं होगा, वो इलाका पानी से खाली नहीं होगा, तो वहाँ की जो कार्य है वो जरूर बाधित होंगे। लेकिन तैयारियों की बात है, प्रशासन इस तरह के हालात के लिए वो तैयार इससे पहले भी रहा है, क्योंकि यहाँ के हालात इस तरह के इसके पूर्व में भी होती रहेगी। जरूर है कि इस बार साल में 2 बार इस तरह की स्थितियां बनी है, दूसरी बार ये बन चुकी है अगस्त में भी इस तरह के हालात। अभी आपने कहा कि साल में 2 बार ऐसी सिचुएशन आ चुकी है, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन की तरफ से कोई कार्य क्यों नहीं हुआ? देखिए, यहाँ के हालात जो बनते हैं उसकी वजह संगम इलाका नहीं होता, बल्कि दूसरी जगहों के जो जल है डैम से छोड़े जाते हैं, उसके वजह से ये हालात यहाँ पे बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब कम्युनिकेशन जरूर हो रहा होगा कि उस जल स्तर को जो बढ़ रहा है, जहाँ से पानी छोड़ा जा रहा होगा, वहाँ के लोगों से कम्युनिकेट किन परिस्थितियों में पानी। जी बिल्कुल शोएब, क्योंकि संगम नगरी प्रयागराज में बारिश के बाद जो है गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ गया है। हालांकि लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, प्रशासन की अपनी तरफ से तमाम तैयारियां की गई है। शोएब, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं चुनावी प्रचार का शंखनाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में आज पीएम मोदी चुनावी शंखनाद करेंगे। 45 साल बाद कोई प्रधानमंत्री डोडा दौरे पर रहेंगे। कुरुक्षेत्र में भी जनसभा को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। तो चुनाव को देखते हुए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुनावी शंखनाद और चुनावी रण में उतरने वाले हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर और हरियाणा के दौरे पर रहेंगे। जम्मू कश्मीर में भी वो जनसभा करेंगे। 45 साल बाद ऐसा मौका आएगा जब कोई प्रधानमंत्री डोडा का दौरा करेंगे। वहीं कुरुक्षेत्र में भी पीएम मोदी आज जनसभा को संबोधित करेंगे। तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव को देखते हुए हलचल पूरी तरह से तेज है। हरियाणा की बात करें तो 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है, जो कि एक ही चरण में होगी। वहीं जम्मू कश्मीर की बात करें तो 3 चरणों में वोटिंग होगी। बिल्कुल 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर आज पीएम मोदी दौरा करने वाले हैं। आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात यह है कि 45 साल बाद कोई पीएम जो है वो जम्मू कश्मीर पहुंच रहा है। इसके साथ ही जो जम्मू कश्मीर की विधानसभा चुनाव है वो 10 साल बाद होने जा रही है। तो ये 2 बड़ी बातें जो है वो सबसे बड़ी है, क्योंकि 10 साल बाद विधानसभा चुनाव और 45 साल बाद किसी पीएम का जम्मू कश्मीर दौरा। तो ये दौरा काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि पीएम मोदी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। उपचुनाव या विधानसभा चुनाव को लेकर ये जो दौरा है उसे काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो पीएम मोदी आज दौरे पर रहेंगे। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। खबर शाहजहांपुर से है, जहां बिजली कटौती से परेशान लोगों ने जमकर हंगामा किया। बता दें कि बिजली कटौती से परेशान लोगों ने एक कार में आग लगा दी। वहीं आग की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और मामला को शांत कराया। ये पूरा मामला शाहजहांपुर के शहर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो आपको बता दें कि शाहजहांपुर में बिजली कटौती से काफी परेशान लोग दिख रहे थे, जिसके बाद उन्होंने एक कार में आग लगा दी। तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि लोगों में कितना रोष है। उन्होंने गाड़ी को आग लगा दी। बिजली कटौती से ये लोग परेशान थे। वहीं मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग को बुझाने की कोशिश कर रही है। खबर मेरठ से है, जहां हजरत चांद पीर
बादशाह की मजार को हिंदू समाज ने मंदिर बना दिया, जिसके बाद से जमकर हंगामा हो रहा है। बता दें कि हिंदू समाज पर आरोप है कि मजार पर भगवा रंग लगाकर वहां हनुमान जी की मूर्ति स्थापित कर दी गई। वहीं इस बात को लेकर हिंदू समाज के लोगों में खुशी है। हिंदू समाज का कहना है कि अगर अयोध्या में राम मंदिर बन सकता है तो मेरठ में पीर की जगह हनुमान मंदिर भी बन सकता है। वहीं इस बात को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।